अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो लेक्चर है जी, हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 17, जो कि लीजिंग पे है। लीजिंग के बारे में थोड़ा सा जो आइडिया है वो ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो लीज है, जो हमने चीज़ चीज़ रेंट पे ली है, वो लीज है कि नहीं है। अगर वो जो चीज़ हमने रेंट पे ली है वो लीज के अंदर कवर होती है, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारा लीज है और इसको हम एज पर जो है IFRS 16 जो है लीज का जो स्टैंडर्ड है लीजिंग पे, वो अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है इसकी, लिस्ट की। अगर आप इसका थोड़ा फ्लो देखें स्टैंडर्ड्स का, नया स्टैंडर्ड है 2019 में ये एप्लीकेबल हुआ है। पिछले स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। जिन लोगों ने पिछला स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए बहुत ईजी है इसको समझना, और जिन्होंने पिछला पढ़ा हुआ है तो उनको मैं ये कहूँगा कि वो जब लेजी लेजी की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो फाइनेंस लीज को अपने ध्यान में रखें। तकरीबन जो लेजी की अकाउंटिंग वो एज वेयर फाइनेंस लीज होती है, पेरेंट लीज जो है इसके अंदर ख़त्म हो गई है। लेसर की अकाउंटिंग में फ़र्क नहीं है, लेसर की अकाउंटिंग सेम है जैसे IAS 17 में थी, और पेरेंट लीज भी और फाइनेंस लीज दोनों में वो काम करता है। फिर इसके अंदर एक टॉपिक आता है सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शंस। सेल एंड लीजबैक जो है उस पे अभी मैं देख रहा था लास्ट टाइम जो गई है उस पे भी उसने एक सवाल टच किया है उस पे, सेल एंड लीजबैक पे। उसके बाद जो है वो सब लीज का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर एक, तो और एक इसमें फाइनली जो है वो ट्रांजिशन प्रोविजन है कि इसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ये सारी बातें जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ऑनवर्ड जो है वो मैंने ये सोचा है कि बजाय ये कि हम लोग जो है वो चैप्टर के न्यूमेरिकल साथ साथ करें, तो कुछ ऐसा है कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो आई आई कैप के जो पास पेपर्स हैं वो भी इस साथ साथ जो है रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब पे रखे जाएं। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि आज या कल में जो अगर जैसे टाइम मिलता है तो मैं जो है वो जो लेटेस्ट पेपर अभी हुआ है आई टी की अटैम्प्ट हुई है जून 2022 में, तो उसकी हम जो है वो रिकॉर्डिंग जो है इंशाल्लाह करेंगे, और उसकी कोशिश करेंगे 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर जो है वो पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करके यूट्यूब पे डाल दिया जाए, तो आपको आपको जो है वो इजी हो जाए। कुछ क्वेश्चन तो उसमें बिल्कुल सीधे हैं, वो आपको समझ में आए थे, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो उसमें थोड़ा ट्रिकी है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि उन क्वेश्चन को जो है वो ब्रीफ किया जाए, ताकि वो आपको समझ में आ जाएँ। और फिर जो है आप जब उसकी जो उस पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आप आई कैप के हिसाब से उसके क्वेश्चन कर सको। क्योंकि आई कैप की जो सॉल्यूशन होती है वो तो थोड़ी शॉर्टकट होती है। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आई कैप समझ रहा होता है कि फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उसके अंडरस्टूड होगा, उनको पता होगी, तो उसके डिमांड नहीं होती क्या वो चीज़ें उसको दें। लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप उसकी जो है वो हार्ड एंड फास्ट जो है वो सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा बेसिक्स पे जाके जो है वो आई कैप के जो पास्ट पेपर्स हैं उसको सॉल्व करेंगे, ताकि जो है वो आप लोगों को एक चीज़ समझ आ जाए, कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ जाए, और फिर आप उसको आई कैप के हिसाब से जो है उसकी सॉल्यूशन जो है वो करने के काबिल हो जाएंगे। चलिए जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा है वो लेक्चर नंबर 1 है अभी आज, IFRS 16 पे। आई कैप टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 17 है, इसको हम जो है इंशाल्लाह आज स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर नंबर 17, IFRS 16 लीजेस। तो यहाँ पे जो बात जो कॉन्सेप्ट आपकी है वो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि सबसे पहले हमने लीज को आइडेंटिफाई करना है कि लीज है क्या। अब आप देखें कि मैं आपको कहता हूँ कि एक ABC कंपनी है, ये कंपनी के पास एक एसेट है। एसेट्स क्या है, इसके पास एक बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग जो है ये XYZ कंपनी है। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी कहती है यार ये बिल्डिंग जो है मुझसे मुझे अपना हेड ऑफिस बनाना है। अब वो क्या करेगा, या तो इसको ये सेल कर दे या ये इसको रेंट पे दे दे। ठीक है, 2 चांस है कि ये बिल्डिंग जो है XYZ के इस्तेमाल में आ जाए, या वो उसको सेल कर दे या वो उसको रेंट पे दे दे। तो जहाँ तक सेल का ताल्लुक है वो जो है वो IFRS 15 है, वो हम लोग ऑलरेडी लास्ट सेक्शन में कर चुके हैं। उसके बाद जो रेंट पे है, इसको आप कहते हैं कि ये जो है ये इसमें कवर है, इसको आप बोलते हैं IFRS जो है 16 जो है लीजेस का जो है उसको कवर करेगा।
अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या हर चीज जो मैंने रेंट पे ली हुई है वो लीज है? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको कहता है सर आपने जो चीज रेंट पे ली हुई है वो लीज नहीं है। हर वो चीज जो आपने रेंट पे ली है लीज नहीं है। हाँ, वो चीज जो आपने रेंट पे ली हुई है और उस पे आपका कंट्रोल है, ठीक है ना जी। कंट्रोल अगर आपका आ जाता है रेंटेड एसेट्स पे, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये जो रेंटेड एसेट्स है ये कवर्ड है अंडर IFRS 16 लीजिंग पे। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कहते हैं जी हमने रेंट पे ली चीज कैसे पता लगा कंट्रोल आया कि नहीं आया? आपने अब रेंटे कार पे आप जाते हैं, रेंटे कार से भी कार लेते हैं, रेंट पे लेते हैं। अब वो जो कार है वो आपके कंट्रोल में है, आप उसको चला रहे हैं, आप उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन आप उसकी दे रहे हैं, ठीक है जी। तो डायरेक्शन जो है उसकी, वो जो है वो जाहिर कर रही है कि आपका उस पर कंट्रोल है। अब अगर जिससे आपने रेंट कार लिया है वो बंदा क्या कहता है, वो कहता है यार देखो आपको मैं 10 वीक दे रहा हूँ, लेकिन बीच में मुझे जो है इसकी बुक एक्स्ट्रा बुकिंग मिल जाती है 1-2 दिन के लिए, तो आप मुझे दे दीजिएगा कार वापस। मैं आपको उसकी जगह अच्छी कार पजारो दे दूंगा या लैंड क्रूजर दे दूंगा आपको 2 दिन के लिए, फिर आपको 2 दिन बाद आपको गाड़ी वापस कर दूंगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि यहाँ पे आपने रेंट पे तो चीज़ ली हुई है, लेकिन यहाँ पे आप उसको डायरेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उस बीच में कहीं भी है वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं आता। इस तरह का जो रेंटे कार है वो आपके कंट्रोल में नहीं है और वो IFRS 16 में कवर नहीं होगी। तो बात ये हुई कि ऐसा रेंटल जिसमें कंट्रोल आपके पास है उसको आप कहेंगे कि ये आपकी आपकी लीज है। अगर आप उसको डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, डायरेक्शन जो है वो उसके हाथ में ही है, लैंडलॉर्ड के हाथ में है, तो वो जो है वो उसको आप कहेंगे लीज नहीं है, इसको आप एज ए लीज जो है कवर नहीं है और वो IFRS 16 में कवर नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट वो यही यही लेना है कि एक चीज जो है वो रेंटल पे है और रेंट के बाद आपका कंट्रोल उस पे है। कंट्रोल कब आएगा? जब डायरेक्शन आपके हाथ में आएगी, आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, तभी आप कहेंगे लीज, अदरवाइज लीज नहीं है, स्टैंडर्ड में कवर नहीं होगा। बस ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो मेरा ख्याल था कि स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले आपके जहन में ये होना चाहिए कि बेसिकली लीज क्या है। तो मैं अगर ये कहूँ कि एक रेंटल, एक चीज जो आप रेंट पे ली हुई है प्लस उस पर आपका कंट्रोल है, तो आप कहेंगे कि आपका ये चीज आपकी लीज है और आप इसको एज ए लीज जो है वो करेंगे, ठीक है जी। बाकी सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर डिस्कस होंगी चैप्टर में। एक बेसिक आइडिया हमने ले लिया है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एंड डेफिनेशन में क्या कहता है? वो कहता है इंट्रोडक्शन में वो कहता है a previous counting a model for leases IS 17 required leases and lessor to classify their leases as either finance lease or operating lease। तो पहले IS 17 में था आपका जो लेसी था या लेसर था, वो दोनों क्या करते थे, ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज में डिस्टिंक्ट करते थे और उसके हिसाब से अकाउंटिंग करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। एंड अकाउंट फॉर दिस टू टाइप ऑफ लीजेस डिफरेंटली। दैट मॉडल वाज क्रिटिसाइज्ड for failing to meet the needs of user of financial statements because it did not always provide faithful presentations of leasing transactions. The main reason is that under I-17, leases were still able to lessees were still able to hide certain liabilities resulting from operating leases and simply not present them to the statement of financial position। वो क्या करता था, वो ऑपरेटिंग शो कर देता था। जब ऑपरेटिंग शो करता था लेसी, तो वो क्या होता था, उसमें उसको एसेट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऑपरेटिंग जो है पूरी जो है P&L के थ्रू जरूरत होती थी, तो उसमें वो हाइड कर लेता था अपने एसेट्स को, तो उसकी जो पर कैपिटल इनकम थी वो बढ़ जाती थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे उसने कहा कि ये इस ड्रॉबैक को जो है वो दूर किया गया इसमें। अब इस टेंडर ने क्या किया, इस टेंडर ने कहा IFRS 16 इंट्रोड्यूस ए सिंगल lessee accounting model and required the lessee to recognize asset and liability for all leases with the term more than 12 month। उन्होंने कहा आपके पास जो भी आपके पास एसेट आपने लीज पे लिया है, चाहे उस पर आप ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है, उसको आपने अपनी बुक्स में शो करना है। हाँ, उसकी लाइफ जो है वो
अगर लेस देन जो है 12 मंथ है तो आपको एक्सेप्शन मिलती है, आप उसको ये स्टैंडर्ड अप्लाई ना करें। अदरवाइज आपको आपको एसेट भी शो करना है और आपको लायबिलिटी भी शो करनी है। अनलेस द अंडरलाइंग एसेट इज लो वैल्यू, तो यहाँ पे दो एक्सेप्शन उसने दी हुई हैं। उसने कहा है कि पहली एक्सेप्शन क्या है कि वो जो है उसकी लाइफ जो है वो 12 मंथ से कम हो, तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं, या वो लो वैल्यू लीज है। तो ये लो वैल्यू लीज और जो है वो जो आपकी जो ऐसी लीज जिसकी लाइफ जो है 12 महीने से कम है, उसके लिए स्टैंडर्ड ने आपको एक्सेप्शन दी है। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो आप ये स्टैंडर्ड अप्लाई ना करें, अगर आप चाहें तो ये स्टैंडर्ड अप्लाई कर दें। मैंडेटरी नहीं है कि ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, स्टैंडर्ड लग भी सकता है अगर मैनेजमेंट चाहे तो। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड आपको छूट दी है, कि आपको एक्सेप्शन दी है बेसिकली, छूट नहीं दी, एक्सेप्शन दी है आपको कि आप चाहें तो ये स्टैंडर्ड अप्लाई ना करें। A lessee is required to recognize a right of use asset representing the right of use, the underlying assets, and lease liability representing obligation to make the payment. अब पहले क्या होता था, आई एस 70 में क्या होता था, अगर मैंने कोई बिल्डिंग लीज कराई है, बिल्डिंग मैंने रेंट पे ली है, तो मैं क्या करता था, मैं बिल्डिंग के नाम से जो है एक पीपी शो करता था, प्लॉटिंग प्लॉटिंग आई 60 में जाके मैं कहता था बिल्डिंग। तो ये स्टैंडर्ड ने कहा यार देखो, ये आप बिल्डिंग शो कर रहे हैं अपनी बुक्स में, ये बिल्डिंग आपकी नहीं है, आपने ये किराए पे लिया है और आपको जो है वो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ये है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक राइट मिला है उसको यूज़ करने का, आप बिल्डिंग के ओनर नहीं बन गए। अब बिल्डिंग लाइफ 50 साल है, आपने उसको लीज़ कराया सिर्फ 5 साल के लिए, तो और आप जनाब उसको अपने एसेट्स में एज़ ए बिल्डिंग शो कर रहे हो। तो जो व्यूअर्स है, जो आपका यूज़र है बैलेंस शीट का, वो समझता है कि बिल्डिंग आप इसके ओनर हो। तो उसके उसके ऊपर जो प्रेज़ेंटेशन हो रही है वो ये कॉन्सेप्ट दे रही है कि बिल्डिंग के आप ओनर हो। लेकिन आप तो बिल्डिंग के ओनर नहीं, हम तो किराए पे लिया हुआ है। तो वो कहता है जब इसलिए आप जो है वो एज़ अ बिल्डिंग जो है अपना एसेट शो नहीं करेंगे, आप जो एसेट शो करेंगे उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा राइट ऑफ यूज़ एसेट। आपको सिर्फ़ इसको राइट यूज़ करने का राइट मिला हुआ है, तो आप जो एसेट शो करेंगे उसका नाम ही क्या होगा? उसका नाम होगा राइट ऑफ यूज़ एसेट। आरओयू आप उसका नाम शो करेंगे। और जो आपने रेंटल बुक किया है, वो रेंटल जो है वो आप एज़ अ लायबिलिटी जो है वो बुक कर लेंगे। ठीक है जी। तो पिछला जो कॉन्सेप्ट जो था वो आप इन्होंने चेंज किया है। अब आप एसेट्स जो आप प्लांट एंड मशीनरी ले लेते हैं या बिल्डिंग ले लेते हैं, उसको आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करना, बल्कि आप क्या करेंगे, आप एक एसेट जनरेट करेंगे जिसको आप कहेंगे राइट ऑफ यूज़ एसेट्स, लीजेस। IFRS 16 prescribed the contract payment of lease assets in the financial statement of lessee and lessor. इसके डेफिनेशन क्या है लीज की? लीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है और पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द राइट ऑफ यूज ऑफ एन एसेट्स। तो आपने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे आपको राइट ऑफ यूज एसेट मिला। आपके पास एसेट आपका नहीं हो गया, बल्कि कि आपको राइट मिल गया उसको यूज करने का फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। तो यहाँ पे जो चीज़ हाईलाइट हो रही है वो एक कहते हैं जी, पहले तो एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपका। उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको क्या होगा, आपको एक राइट मिलना चाहिए उसको यूज करने का, और वो एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम टाइम के लिए होना चाहिए, और उस पे आपको क्या करना है, उस पे आपको पेमेंट भी करनी है, आपने कैश भी पे करना है। तो ये एसेंशियल है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, किसी भी लीज़ की डेफिनिशन के। जब ये चीज़ें नहीं होंगी 4, इसमें से एक चीज़ भी आप स्किप कर देंगे तो आपको लीज़ नहीं खिलाएगी। ठीक है जी? तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा लीज़ में क्या है, लीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको राइट ऑफ यूज़ मिल रहा है ऑफ द एसेट्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें आपको एक पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश पे करना पड़ेगा, तो आप इसको कहेंगे आपकी लीज़ है। A lease is a way to obtaining a use of assets such as machine without purchasing it outright. The company that owns the assets, the lessor, allows another party, lessee, to use the asset for a specific period of time in return or for series of lease payment. अब टाइप क्या है, लीज की टाइप्स क्या हैं जी? द IFRS defines two type of leases. कौन कौन सी हैं जी? कहता है a lease that transfers substantially all the rights and rewards incidental to the ownership of an underlying assets known as finance lease। वो कहता है एक फाइनेंस लीज है जिसमें क्या होगा कि आपने जो एसेट्स लीज पे लिया है उसके तमाम रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो आपके पास आ गए।
ठीक है जी, तो वो उसको ऐसी लीज को बोलेंगे कि ये फाइनेंस लीज है। A lease that does not transfer substantially all the risk and rewards in standing ownership to underlying asset, that is called operating lease। वो कहता है अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका सारे रिस्क एंड रिवार्ड्स आपके पास नहीं आए हैं, तो आप कहेंगे ये ऑपरेटिंग लीज है, क्योंकि रिस्क एंड रिवार्ड्स किसके पास हैं, वो लेसर के पास। The identification of lease as a finance lease, operating lease is critical as it determines how the lease accounted for by the lessor. This is explained in more detail in the later section. Types of lessor। अब लेसर के टाइप्स क्या है, लेसर कितने किस्म के होते हैं। कंपनीज माइट बी लेसर एज अ रिजल्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ बिजनेस मॉडल। क्या बिजनेस मॉडल, फाइनेंस कंपनीज ऑफन बैंक्स एंड अदर्स देयर सब्सिडीज। Finance companies provide finance for the purchase of assets. In addition, they might finance the use of asset through leases. Finance companies are often associated with finance leases, but they also found large operating leases. Many airlines have used the aircraft through operating leases through financing companies. ठीक है जी, वो कहता है कि फाइनेंसिंग कंपनी जो है, आपके बैंक्स वगैरह जो आपको लोन वगैरह देते हैं, वो कहता है लोन ले ले, एसेट परचेज कर ले, लेकिन एसेट जो होता है वो अपने नाम पे रखते हैं अनटिल जो है वो उस तमाम इंस्टॉलमेंट जो उसकी पूरी उसको मिल जाए, उसके बाद वो टाटा ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसी कंपनी जो है भी आपके लेसर है। उसके कहता है हायर कंपनी, दीज कंपनीज own a stock of capital assets which they will lease out for varying periods, including tool hire companies, plant hire companies, car hire companies. Hire companies are usually involved in operating these। ठीक है जी, तो ये कंपनी जो है ये क्या करती है, ये भी किराए पे चीज़ें देती हैं, और ये नॉर्मली ये भी ऑपरेटिंग लीज ही करती हैं। मैन्युफैक्चरर एंड डीलर्स। मैन्युफैक्चरर जो है वो एक चीज़ बना रहा है, वो मैन्युफैक्चरर है। वो क्या करता है, सम कंपनीज मेक और बाय एसेट्स टू सेल। वो कहता है कुछ कंपनी क्या करती है, वो एसेट्स बनाती हैं और सेल करती हैं। दे मे ऑफर टू लीज द एसेट आउट एज एन अल्टरनेटिव आउटराइट सेल। तो वो क्या करते हैं, अपने एसेट्स जो है वो बनाती हैं और उसको क्या करती हैं, उसको लीज कर देती हैं, उसको लीज कर देती है, उसको वो सेल नहीं करती। मैनी मोटर्स व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स एंड डीलर्स टू डू दिस। सच लीजेस वुड यूजुअली बी फाइनेंस लीज बट डू नॉट नेसेसरी। तो वो क्या करती है, नॉर्मली ये कंपनी होती है, वो उनको पता है यार लमसम लोग पेमेंट ही कर सकते हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट पे दे देती है गाड़ी। तो ये गाड़ी जो है वो उसके रिस्क रिवार्ड भी ट्रांसफर कर देती है, तो इसको कहते हैं नॉर्मली ये फाइनेंस लीज होती है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ थी वो ये थी कि कंपनीज जो है वो बाय एसेट मेक और बाय एसेट टू सेल। या तो एसेट खुद बनाएंगी, या वो एसेट जो है वो, तो इसमें डेफिनेशन में जो है वो एसेट्स बहुत ज़रूरी है। जो लीज की डेफिनेशन है उसमें आपने एसेट ही को जो है वो रेंट पे देना है, उसी को अपने किराए पे देना है। ठीक है, तो एसेट्स के बगैर ये लीज नहीं होगी। प्रॉपर्टीज कंपनीज क्या है, मैनी कंपनीज own properties which they lease out others। These companies might apply IAS 40 national property to these assets। तो प्रॉपर्टीज कंपनी जो है वो एज रेंट पे देती हैं, तो जो वो प्रॉपर्टी इनकम जो होगी उसकी उसको हम कवर करते हैं IAS 740 में। तो वो लीज नहीं कहलाएगी, उसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में ही कवर करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो IAS 740 है वो ये कहता है कि जब आप कोई बिल्डिंग या लैंड उसको आप रेंट पे देंगे, तो उसको आप IAS 40 में कवर करेंगे, और इसको आप बैलेंस शीट की फ्रंट पे अलग से दिखाएंगे। आपके पीपी आएगा, पीपी के बाद आपका राइट ऑफ यूज एसेट आएगा, और उसके बाद आप जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की अलग से हेडिंग दिखाएंगे बैलेंस शीट के फ्रंट पे। इंसेप्शन एंड कमेंसमेंट। इंसेप्शन ऑफ डेट क्या है और कमेंसमेंट डेट क्या है। इंसेप्शन डेट क्या होती है, द अर्लियर ऑफ डेट of the lease agreement and the date of commitment by the parties of the principal term and condition of the। तो वो कहता है कौन सी डेट, ऐसी डेट जो पहले हो, कौन सी पहले हो, या तो डेट ऑफ एग्रीमेंट हो, या डेट ऑफ कमिटमेंट हो, क्या आपने कमिटमेंट कर ली है,
तो इन दोनों में से जो डेट पहले आएगी उस डेट को हम कहेंगे ये इंसेप्शन डेट है। इस डेट पे आप कोई खास काम नहीं करते, इस डेट आप ये करते हैं बस देखते हैं यार ये लीज जो है अकाउंटिंग शुरू नहीं होगी, अकाउंटिंग जो है वो कंज्यूमर डेट पे शुरू होगी। ठीक है, उससे पहले वाले जो काम है वो आपने क्या करना है, ये लीज ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस लीज है, इसका पीरियड कितना है, जनरल चीजें जो है वो आप करेंगे, लेकिन जो मेन काम है वो कब होगा, वो आपका कंज्यूमर डेट से ही शुरू होगा। The date on which lessor makes an undertaking assets available for use for the lessee, तो जहाँ पे जब assets यूज के लिए इसके पास आ जाएगा तब वो इसकी काउंटिंग शुरू करेगा, तो उसको बोलेंगे ये आपकी डिसबर्समेंट डेट है। The accounting treatment required is applied to a lease at the date of commencement. This is the date that a lessee start to use the asset or at least is entitled to start the user. तो कमिटमेंट डेट जो है तभी आपके पास एसेट आया, आपने यूज करना शुरू किया या आपने डिसाइड किया इसको यूज करेंगे, तो इस डेट ही से जो है आपकी अकाउंटिंग शुरू होगी, आपका एसेट बुक होगा और आपका दूसरी साइड पे लायबिलिटी बुक होगी। A lease agreement may allow for an adjustment of the term of lease contract during the period between the inception of the lease and the commencement of the lease term. Such adjustments might be to take account of unexpected changes in cost, for example, lesser cost for making the assets that is subject to lease. In such cases, the effect of any changes is deemed to have been taken place at the inception of the lease. तो कहता है कि आपने इंसेप्शन शुरू की, इंसेप्शन से लेके क्वेश्चन में शुरू की, आपका इसको टाइम पीरियड लग गया, इसमें को आपकी कॉस्ट लग गई हैं, तो उसके आपने एडजस्टमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। डिफाइंड पीरियड्स, तो अब बात करते हैं टाइम पीरियड की, स्पेसिफिक पीरियड के लिए लीज होनी चाहिए, उसके लिए क्या कहता है स्टैंडर्ड, कहता था एवर 16 डिफरेंट पीरियड्स व्हेन डिस्क्राइब्स इट्स रूल्स लीज टर्म, a non-cancelable period for which a lessee has the right to use the underlying assets together with both. तो एक नॉन कैंसिलेबल पीरियड जो है उसको आप कह रहे हैं कि वो आपका जो है वो है, उसमें उसको आप लीज टर्म बोलेंगे, और उसमें क्या होगा, दो चीजें होंगी उसके अंदर, क्या होगी, पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज इफ द लेसी रिजर्व सर्टेन टू एक्सरसाइज ऑप्शन। वो कहता है कि आपका पीरियड था, वो ये बात कर रहा है, आपको दिखाता हूँ, देखिए आपने लीज किया, आपने कहा यहाँ ईयर 1 है और ईयर 1 से लेके आपने कहा कि मेरी जो लीज है ईयर 5 तक है, आपने 5 साल की लीज ले ली, तो ये क्या है, ये आपका पीरियड है लीज का। लेकिन उसने कहा कि सर आप चाहें तो इसको आप 2 साल तक मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अपनी अकाउंटिंग करनी है, अब जो लायबिलिटी बुक करनी है अपने बुक्स में, वो आप करेंगे 1 से 5 साल तक की। अब सपोज करें कि मुझे जो है हर साल जो है 1 लाख रुपए का रेंट देना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 साल तक मुझे कितना रेंट देना है, 1 लाख इंटू 5, तो मुझे क्या करना है, मुझे 5 लाख का जो है वो मुझे लाइबिलिटी जो है इसकी बुक करनी है, और 5 लाख का मुझे एसेट बुक कर लेना है। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है, वो कहता है यार देखो कि अगर आपका पीरियड जो है वो एक्सटेंडेबल है 2 साल, और जो लेसी है वो विलिंग है कि यार उसको एक्सटेंड करेगा, तो अब जो अकाउंटिंग होगी, जो एसेट बुक होगा वो 5 लाख का नहीं होगा, बल्कि वो कितने का बुक होगा, वो 7 लाख का बुक होगा, और आपकी जो लाइबिलिटी होगी वो भी 7 लाख की बुक होगी। लीज टर्म तो 5 साल की थी, लेकिन 2 साल का एक्सटेंडेबल पीरियड मेरे पास था, और मैंने कहा मैं लेसी हूँ और मैं तो इसको 2 साल आगे एक्सटेंड करूंगा, रेंट बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे आज आज ईयर 1 पे जो मुझे काउंटिंग करनी है वो 700,000 पे करनी है, मुझे 500,000 पे नहीं करनी। ठीक है जी, उसके बाद कहता है द एंड, उस पर दूसरा, द पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज इफ द लेसी इज रीजनेबल सर्टन नॉट टू एक्सरसाइज ऑप्शन। अब मैंने कहा कि एक चीज हो गई, एक्सटेंडेबल पीरियड हो गया, अब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे एक राइट्स मिले हुए हैं, यहाँ पे जब तीसरा साल रहेगा, तीसरा साल जाएगा, तो मुझे उस वहाँ पे राइट्स मिले हुए हैं कि मैं अगर चाहूँ तो तीसरे साल के बाद जो है इसको टर्मिनेट कर दूँ। मैं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर मैं चाहूँ तो तीसरे साल के बाद जो है इसको टर्मिनेट कर सकता हूँ। तो स्टैंडर्ड कहता है कि भाई साहब आपका क्या मूड है, आप लेसी हैं, आप बताएं, आपके पास एक ऑप्शन है, तो आप अगर तीसरे साल के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं करूंगा। तो वो कहता अगर नहीं करेंगे तो आपकी जो लाइब्रेरी बुक होगी, जो एसेट बुक होगा, वो 300,000 का होगा। अब ना तो क्वेश्चन 500 का आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा,
आपके पास क्योंकि टर्मिनेशन ऑप्शन है और आपको पता है आपने ऑप्शन ले लेनी है, तो ईयर 1 पे यहाँ पे जो है आपने जो अकाउंटिंग करनी है, वो अकाउंटिंग कैसे करनी है, वो 300,000 से करनी है। ठीक है जी, तो ये सारी बातें यहाँ पे इस पैराग्राफ में हुई है। उसके बाद कहते हैं जनाब, a lease may be split into primary period followed by an option to extend the lease for further period, secondary period. In some cases, the lessee might be able to exercise such an option with a small rental or even for no rental to all. If such an option exists, it is reasonably certain that the lessee will exercise the option. The second period is a part of the lease term. तो वो कहता है कि आप अपने 5 साल की बुकिंग की अकाउंटिंग करनी, आपने 7 साल की अकाउंटिंग करनी। आपको पता है कि आपने एक्सटेंड कर लेना है, आप 2 साल आपने 7 साल तक जाना है, तो आप 7 साल की काउंटिंग करें उसको। आप आज ही 7 साल का जो है लीज बुक करेंगे और 7 साल का ही आप एसेट बुक करेंगे। ठीक है जी। इकोनॉमिक एंड यूजफुल लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ क्या होती है? इकोनॉमिक लाइफ होती है जो एसेट, मैंने एक एसेट दिया उसकी लाइफ जो 10 साल है, तो वो उसकी इकोनॉमिक लाइफ है। लेकिन मैंने उसको लीज कराया 4 साल के लिए, तो वो 4 साल की जो लाइफ है, जो 4 साल मैंने यूज करना है, वो उसकी यूजफुल लाइफ है। ठीक है जी, इसको पढ़ लेते हैं। Economic life is either the period over which the asset is expected to be economically usable by one or more users, or the number of productions or similar units expected to be obtained from the assets by one more user. तो कितनी उसकी लाइफ है, उसको उसको बोलेंगे इकोनॉमिक लाइफ है। Useful life is a period over which the asset is expected to be available for use by the entity, or the number of production of similar expected to obtain from the assets by the entity. ठीक है, तो ये उसकी यूजफुल लाइफ है कि कितने कितने साल तक वो यूज हो सकता है। इकोनॉमिक लाइफ रिलेट्स टू द लाइफ ऑफ द एसेट, वेयर एज द यूजफुल लाइफ रिलेट टू द पीरियड दैट पार्ट यू ऑब्टेन द बेनिफिट। तो जब तक मैं उससे बेनिफिट ले सकता हूँ, तो वो उसको मेरे लिए यूजफुल लाइफ है, और जितना वो बेनिफिट दे सकता है एसेट, वो उसकी इकोनॉमिक लाइफ है। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है जी? कहता है व्हेन द कंपनी दैट्स ओन द एसेट्स is is to another party have two interests in that assets, it gives them the right to receive the series of rental over the lease term। ठीक है जी, तो आपको रेंटल इनकम मिलेगी लीज टर्म के लिए, एंड दे ओन द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज, और एट द एंड ऑफ द एसेट जब लीज खत्म होगी, तो वो कहेगा चलो यार एसेट आपके पास बच गया, इसके कुछ पैसे मुझे दे दो। ठीक है जी। द वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज इज कॉल्ड एज, तो उस टाइम जो आप पैसे देंगे, एक तो आपने लीज रेंटल पूरे दे दिए, आपने 10 साल की लीज की, अब 10 साल का लीज रेंटल दे दिए, अब आपने उसको एसेट वापस करना था, आपने कहा एसेट वापस नहीं करते, चलो इसके बजाय तो थोड़े से पैसे ले लो, वो जो पैसे हैं उसको बोलता है ये रेजिडुअल वैल्यू। दिस figure might be guaranteed by the lessee. This means that if the asset is not worth of that amount guaranteed, the lessee must pay the lesser the shorter। वो कहता है कि अब हमने 10 साल की लीज दी, 10 साल की लीज के बाद मैंने कहा यार देखो 10 साल के बाद जब लीज खत्म होगी मैं आपको एसेट वापस करूंगा, उस वक्त इस एसेट की वैल्यू 1 लाख होनी चाहिए। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 1 लाख नहीं हुई, तो बाकी पैसे मैं आपको दे दूंगा। तो मैं आपको गारंटी दे दी कि इसकी मिनिमम जो वैल्यू 1 लाख होगी, अगर इससे नीचे जाएगी तो मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। तो इसका बोलते हैं कि गारंटीड रेजिडेंट वैल्यू। इन अदर ऑन द अदर हैंड द रेजिडेंट वैल्यू माइट नॉट बी गारंटीड। तो बाज़ औक़ात वो गारंटी नहीं देती। तो गारंटीड वैल्यू जिसमें गारंटी मिल जाए, अनगारंटीड वैल्यू जिससे गारंटी नहीं मिले। Ungaranteed value and guaranteed resident value. Unguaranteed resident value is that portion of the residual value of the underlying assets, the realization of which may by the lessor is not assured or guaranteed solely by the party related to the lessor. Residual value guaranteed is the guaranteed made by the lessor by a party unrelated to the lessors, that the value of the underlying assets at the end of the lease will be at least the specific amount। ठीक है, अगर कोई आपको ज़्यादा गारंटी दे देता है तो ठीक है, नहीं देता तो नो प्रॉब्लम, उसको हम अनगारंटीड एसेट वैल्यू बोलेंगे।
आगे आ गया जी लीज टर्म, लीज पेमेंट आ गया आगे। In essence, the lease payments refer to the payment that the lessee expect to make over a lease term, or or the receipts that lessor expect to over the economic life of the assets. In the straightforward example, the lease payments that a lessee expect to make and the lessor expect to receive are same. However, this is not always the case. The definition of lease payment take that into account. Lease payments. Lease payments क्या हैं जी? Payment made by a lessee to a lessor relating to the right to use the underlying assets during the lease term comprises of the following: fixed payment, including in substance fixed payment, less any lease incentives. वो कहता है ये फिक्स पेमेंट आपने की, फिक्स पेमेंट तो आपको समझ आ गई, फिक्स पेमेंट करनी, मैंने आपको 1 लाख रुपए देना है मीनिंग। इसको कहता है इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट। इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट क्या है? वो कहता है देखिए जी कि मैंने आपको मिनिमम तो देना ही देना है। आपको मैं रेंट दूंगा, ठीक है, तो मैं आपसे प्रोडक्शन लूंगा, ये एसिड जो है प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा, उसका जो मैं सेल करूंगा उसके मैं आपको 10% दूंगा। लेकिन अगर ये सेल 10% कम होती है फिर भी मैं आपको 5,000 तो दूंगा दूंगा, मिनिमम 5,000 तो आपको हर सूरत में दूंगा। तो ये जो 5,000 मैं आपको मिनिमम दे रहा हूँ, ये आपका जो है ये आपका इन सबसे फिक्स पेमेंट हो जाएगी। मिनिमम पेमेंट जो मैंने फिक्स कर दिया है आपकी कि कुछ भी हो, अगर कुछ भी नहीं होगा तो इतना तो दूंगा। तो ये क्या है, ये आपकी इन सबसे फिक्स पेमेंट है। पेमेंट आपको वेरिएबल है लेकिन मिनिमम आपका फिक्स कर दिया है, तो फिक्स मिनिमम जो है वो आपका फिक्स है। वेरिएबल इज पेमेंट्स दैट डिपेंड्स ऑन इंडेक्स एंड रेट। इंडेक्स स्टॉक चेंज का इंडेक्स जो है कि स्टॉक चेंज में जो इंडेक्स कितना पहुंचेगा तो इतनी पेमेंट करनी है, ठीक है। जो वेरिएबल है, अगर इंडेक्स इतना आएगा तो इतनी पेमेंट करूंगा। इसी तरह इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट है, वो अगर 10% खुलता है तो मैं इतनी पेमेंट करूंगा, और 20% खुल गया तो मैं इतनी पेमेंट करूंगा। तो वो भी आपकी जो है वो लीज पेमेंट में शामिल हो जाएगा। द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द परचेज ऑप्शंस इफ द लेसी रिजनेबल सर्टेन दैट द एक्सरसाइज ऑप्शन। वो कहता है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म मैं आपको ये इतनी पेमेंट करके जो एसेट अपना ले लूंगा, तो वो एक्सरसाइज प्राइस आपकी है, वो भी आप शामिल करेंगे इसमें। पेमेंट ऑफ, जिसको आप रेजिडुअल वैल्यू शेम करके आए, रेजिडुअल वैल्यू उसी को एक्सरसाइज प्राइस कह रहा है। The payment of penalties for terminating the lease if the lease term reflects the lessee exercise, तो पेनल्टीज वगैरह जो है वो सारी इसमें शामिल हो जाएंगी। तो ये आपकी जो है वो लीज पेमेंट में ये सब चीजें कवर्ड होगी। उसका कहता है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट क्या होता है? द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इज द लीज इन द लीज is the interest rate that cause the present value a the lease payment and the unguaranteed residual value to be equal to the sum of the fair value of the underlying assets and any initial debt cost। वो कहता है कि ऐसा एक रेट, जो रेट आपकी पेमेंट को सिफर बराबर करते हैं, उस रेट को आप कहेंगे कि आपका जो है वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है। मतलब मैंने कहा कि मैंने आज पेमेंट शुरू की, मैंने कहा मुझे 5 लाख रुपए पे करने हैं अगले 5 साल में, ठीक है जी। तो 5 लाख जो है मुझे अगले 5 साल में पे करने हैं, तो ये 5 लाख जो है ये बेसिकली कब पे करने हैं मुझे? एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर। एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर मुझे ये 5 लाख पे करने हैं। तो आज इसकी वैल्यू क्या होगी? आज इसकी वैल्यू जो होगी वो प्रेजेंट वैल्यू होगी। उस प्रेजेंट वैल्यू को मैं आज शुरू करूंगा क्वेश्चन, उस प्रेजेंट वैल्यू को मैं शुरू करूंगा क्वेश्चन, उसमें मैं इंटरेस्ट जो मैंने उसको देना है वो ऐड करूंगा, उसमें जब पेमेंट देनी है वो माइनस करूंगा, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसी तरह मैं अगले साल उसमें इंटरेस्ट ऐड करूंगा, पेमेंट लेस करूंगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, वो ओपनिंग बनेगा। तो एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर क्या होगा? मेरी जो फिगर है वो 5 लाख के बराबर आ जाएगी। तो ये क्यों आएगी? क्योंकि मुझे जो डिस्काउंट फैक्टर है वो मुझे क्या है, वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है। अगर मैं ये इम्प्लिसिट रेट इस्तेमाल नहीं करूंगा तो क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द जब मुझे 5 लाख चाहिए वो 5 लाख नहीं मिलेंगे। तो ये एक ऐसा रेट है जो आज की वैल्यू को कल की वैल्यू के बराबर ले आता है। कि आज की वजह से मैंने स्टार्ट किया, उसमें मैं एक चीज एक 10% ऐड करता गया करता गया करता गया करता गया, वो ऐड पे जाके वो 5 लाख बन जाएगा। तो उसको हम कहेंगे कि ये इम्प्लिसिट है। ये ऐसा रेट है जिसने आज की वैल्यू को कल की वैल्यू के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अगर ये इंटरेस्ट रेट डिस्टर्ब होगा तो मैं आज जिस वैल्यू से शुरू करूंगा वो उस वैल्यू का एंड जो है 5 साल के बाद जो 5 लाख पे नहीं निकलेगा। ठीक है जी।
एक चीज एग्जाम्पल देखें, वो कहता है फाइनेंस और परचेज एन एसेट 50,000 एंड विल लीज आउट इन द सीरीज ऑफ लीज। उसने एक एसेट परचेज किया 50,000 का और उसको लीज पे दे दिया। उसने कहा कि द फर्स्ट लीज ऑफ ए कंपनी को लीज दी, वो 5 साल के लिए उसकी लीज है, जिस पर उसको रेंटल जो मिलेगा वो 10,000 मिलेगा हर साल। उसके बाद क्या किया, एट द एंड ऑफ द लीज ऑफ ए द एसेट इज लीज, उसने बी कंपनी को लीज दे दिया 1 साल के लिए और वहां से उसको 10,000 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो लीज था पहले 5 साल इसको दिया, फिर 1 साल इसको दिया, तो उसने कितने दिया, और ये फिर 1 साल जो है इसको दे दिया, सी को दे दिया। अब सी से जो उसका रेंटल वो भी 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 और 2 7 के लिए उसने उसको लीज पे दे दिया। एक एसेट जो उसने 50,000 का परचेस किया था, उसने उसको 7 साल के लिए लीज दिया, तो उसको 70,000 रुपये जो उसको इनकम हुई। एट द एंड ऑफ द लीज एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अनगारंटीड वैल्यू वैल्यू ऑफ 2,000। उसने कहा जब ये 7 साल के बाद क्या होगा, मैं इस एसेट को एज ए स्क्रैप में बेच दूंगा और स्क्रैप वाला मुझे 2,573 रुपये पे करेगा। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है, वो उसने कहा कि जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है वो क्या है, वो 10% है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये आया कि हमने एक ऐसे 50,000 का लिया, उसको हमने 7 साल के लिए लीज किया और हर साल में 10,000 में मिला, और एट द एंड ऑफ द डे हमें जो है 2,573 रुपये भी इसमें मिल गए। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट था वो 10% था, तो उसने कहा ये 10% जो है यही आपका डिस्काउंट फैक्टर है, इसको हमने इम्प्लिसिट रेट क्यों कहा। उसने कहा देखें जी आपका एसेट आज कितना है, 50,000 का है, देखोगे जी। इस 50 को आपने 7 साल के लिए लीज किया, उस साल को आपने प्रेजेंट वैल्यू के लिए कन्वर्ट किया, तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। फिर आपने कहा 7वें साल का डिस्काउंट फैक्टर आप इस पर लगा के, ये एन्युटी फैक्टर है और ये डिस्काउंट फैक्टर है एट द एंड ऑफ द 7th ईयर। तो आप देखिए कि अब जब हमने दोनों को की प्रेजेंट वैल्यू को जमा किया तो वो 50,000 आ गया, 50,000 बराबर हो गया 50,000 के। तो ये 50,000 इसके बराबर क्यों हुआ, ड्यू टू दिस रेट। अब अगर आप इस रेट को 11% कर दें या इसको 9% कर दें, तो एंड पे आपका जो ये आंसर है ना, ये 50,000 नहीं आएगा। तो ये ब्यूटी किसकी है, ये ब्यूटी जो है वो इस रेट की ब्यूटी है। इस रेट ने क्या किया कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू थी, जो आपकी इनफ्लो था, जो आपका रेंटल आया था, जो आपका एसेट सेल करके वैल्यू आई थी, उस वैल्यू को बराबर कर दिया आपकी परचेस प्राइस के। तो इसको आप बोलते हैं कि आपका जो है वो इम्प्लिसिट रेट है। ऐसा रेट जो आपकी आज की वैल्यू को कल की वैल्यू के बराबर करते हैं। ठीक है जी। इनिशियल डेट कॉस्ट क्या होती है आपकी, इनिशियल डेट कॉस्ट की अगर बात करें तो वो कहता है द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज मेक्स रेफरेंस टू इंक्रीमेंटल इनिशियल डेट कॉस्ट। इनिशियल डेट कॉस्ट क्या होती हैं, ऐसी कॉस्ट हैं अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो इनकम नहीं होती, उस ऐसी कॉस्ट को बोलते हैं ये डेट कॉस्ट है आपकी, क्योंकि ये इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही हुआ, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो कॉस्ट भी ना होती, तो ऐसी कॉस्ट को क्या बोलेंगे, ये आपकी डेट कॉस्ट है। Initial debt costs are incremental costs for obtaining the lease that would not have been incurred if the lease had not been obtained, except for such costs incurred by a manufacturer or dealer lesser in connection with the finance lease. ठीक है जी। तो ऐसी कॉस्ट हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो रही हैं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो कॉस्ट भी ना होती, तो उसको हम कहेंगे कि आपकी ये डेट कॉस्ट है। द कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल डेट कॉस्ट विल बी एक्सप्लेन लेटर, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। कहता जी लेसी incremental borrowing cost, borrowing rate of interest. The interest rate implicit in the lease might be important in deciding whether the lease is finance is operating lease. It is calculated from the lesser point of view. तो बेसिकली क्या होता है, जो इम्प्लिसिट रेट होता है वो लेसर को पता होता है, लेसी को पता नहीं होता। समटाइम्स द lessee might not be able to ascertain the interest rate implicit. In this case it will use the incremental borrowing rate. तो lessee कौन सा रेट इस्तेमाल करेगा, वो बोरिंग रेट इस्तेमाल करेगा। बोरिंग रेट क्या है, जिसपे आपने लोन लिया है। अब मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी जो लोन लेने जाती है मार्केट से, वो बैंक से लोन लेती है, उसको 10% में मिलता है। दूसरी कंपनी आती है, वो उसको बैंक लोन जो है 12% में देता है।
तो मेरे लिए इंक्रीमेंटल मॉर्निंग रेट क्या है, वो 10% है। जो मैं अपनी वर्किंग में रेट यूज करूंगा वो 10% यूज करूंगा, ना कि मैं 12% यूज करूंगा जो बैंक जो है वो दूसरे लोगों को ऑफर कर रहा है। तो मुझे ये देखना है कि मुझे क्या रेट मिलता है, तो वो रेट जो है वो मेरा इंक्रीमेंटल मॉर्निंग रेट होगा। Lessee incrementing body rates of interest. The lessee incrementing body rate of interest is the rate of interest that lessee would have to pay to borrow over the similar terms and with similar security funds necessary to obtain an asset of a similar value to write and use the asset in similar fund. ठीक है, जो जो मेरा रेट है वही जो है आपका इंक्रीमेंटिंग बॉडी रेट होगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं लीज की क्लासिफिकेशन की। लीज की क्लासिफिकेशन क्या है, कहता है फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज है, तो इसको आप क्लासिफाई करेंगे फाइनेंस लीज में और ऑपरेटिंग लीज में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंस लीज और कमेंट्री ऑन फाइनेंस लीज इंडिकेटर्स, तो ये चीज़ें जो है इस टॉपिक के अंदर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्या है जी, फाइनेंस फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीजेस क्लासिफिकेशन रिलेटिव टू द लेसर, क्योंकि लेसी में लेसी के रेफरेंस से तो कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं। लेसी में तो आपने सिर्फ लीज का एक ही चीज इस्तेमाल करनी है, जो नॉर्मली जो हम पहले फाइनेंस इस्तेमाल करते थे वही हम लेसी में इस्तेमाल करेंगे, तो लेसी में तो ये बाइफिकेशन है ही नहीं। तो जब लेसर की काउंटिंग करेंगे, लेक्चर की बुक में हम काउंटिंग करेंगे, तो वहाँ पे हमें हमें डिस्टिंग करना है कि ये फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है, तो उसके हिसाब से हमने उसकी काउंटिंग करनी है। तो इसलिए इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी नेसेसिटी है। IFRS 16 describes two type of lease, which with each lease being accounted for in different ways, number of finance lease and operating। तो अकाउंटिंग जो है वो डिफरेंट होती है, इसलिए आपको जरूरी है कि आप ये देखें कि आप लेसे में अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये आपकी फाइनेंस लीज है, ये आपकी ऑपरेटिंग लीज है। The lessor shall specify each its lease as either operating lease or finance lease. A lease is classified as a finance lease if it transfers the substantially all the risk and rewards of residential to the ownerships। वो कहता है अगर ओनरशिप के तमाम रिस्क एंड रिवार्ड जो ट्रांसफर हो गए, अगर ये एसेट्स को कल डैमेज हो जाता है, इसको नुकसान हो जाता है, तो उसका लॉस जो है वो लेसी बेयर करेगा, तो लेसर कह सकता है कि ये फाइनेंस लीज है। A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risk and rewards to the tenant। तो अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वो ऑपरेटिंग लीज है। रिस्क मे बी रिप्रेजेंटेड by the possibility of losses from ideal capacity, technological obsolescence, variation in returns causes by change in the economic conditions। economic condition mean your political conditions, ठीक है ना जी, कुछ भी हो सकता है। कोविड आ गया है, कोविड जो है उसकी उसकी वजह से आपका जो है वो रिटर्न्स वेरिएबल हो गई हैं, ये सब चीज़ें इसमें कवर्ड है। रिवार्ड्स में बी प्रेजेंटेड बाय एक्सपेक्टेशंस ऑफ, तो रिस्क क्या क्या थे आपके, रिस्क ये थे कि वो आपके आइडियल होंगे, ठीक है जी। पहले रिस्क की बात कर ली, अब वो कहते हैं रिवार्ड्स क्या होते हैं। रिवार्ड्स क्या होते हैं, क्या बेनिफिट्स, उसके वो सारे बेनिफिट जो आपको मिले, बेनिफिट कैसे आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी, यूज ऑफ द एसेट्स ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ एंड गेन्स फ्रॉम इंक्रीज इन वैल्यू और प्रॉफिट और डिस्पोजल। तो ये आपके रिस्क और रिवार्ड जो है ये आपके उसको उसने थोड़ा सा नरेट किया। सबसे सबर फॉर्म, सबसे सबर फॉर्म हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है बड़े डिटेल में, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको कि फिक्स सब्सटेंस ऑफ फॉर्म क्या होता है। कि आपने उस सब्सटेंस का मतलब क्या मतलब है, रियलिटी, हकीकत, हकीकत क्या है, ओवर द फॉर्म, फॉर्म का मतलब उसके लीगल फॉर्म। अब आप देखें कि आपने एक गाड़ी ली, आप गाड़ी लेके आए हायर परचेस पे, तो हायर परचेस से आप गाड़ी लेके आए तो उसने क्या किया, उस बंदे ने कहा कि टाइटल तो मैं अपने पास रखूंगा, गाड़ी आप ले जाएं, आप इसको यूज़ करें जिस तरह जब मर्जी जाए यूज़ करें, इसके सारे बेनिफिट लें, इसको रेंट पे दें, किराया लें, काया कराएं, जो मर्जी करें, ऑफिस के लिए इस्तेमाल करें, आप आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हैं। तो आपने क्या किया, आप गाड़ी लेके आए, अब आप उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे हैं, आप उसके पेट्रोल भी एक्सपेंस आउट कर रहे हैं, आप उसकी मेंटेनेंस भी एक्सपेंस आउट कर रहे हैं, ठीक है, सारे काम आप कर रहे हैं। उसका रेंटल आया, रेंट की इनकम बना लिया आपने। तो अगर मैंने कहा यार उसको ऐसे शो करो, आपने कहा नहीं ऐसे शो नहीं करूंगा, उसकी वजह ये है कि तो मैं इसका ऑनर ही नहीं हूँ, इसका लीगली ऑनर तो वो बंदा है जिससे मैं इस पे हायर परचेस पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है नहीं भाई आप सब्सटेंस पे जाएं, आप हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि गाड़ी आप ही की है, टाइटल आपके पास नहीं है, जब इंस्टॉलमेंट पूरी होगी टाइटल भी आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप वो स्टैंडर्ड कहता है कि आप इसको सब्सटेंस को मद्देनजर रखते हुए आप इसको एसेट भी बुक करें अपना। अब ये नहीं कहें कि यार टाइटल मेरे पास नहीं है तो मैं एसेट बुक नहीं करता, बाकी सारे में काम करता हूँ।
तो यहाँ पे वो कहता है सब्सटेंस को आप जो है प्रायोरिटी देंगे, आप हकीकत को प्रायोरिटी देंगे किसने, लीगल फॉर्म में। लीगल फॉर्म तो कहती है कि एसिड बुक ना करो, एसिड आपका नहीं है, लेकिन सब्सटेंस क्या कहता है कि भाई आप ही जो है वो सब सब ऑल इन ऑल इसके बेनिफिट रिवार्ड ये सब आपके पास है, तो आप इस एसेट को भी बुक करें, तो इसको बोलते हैं सब्सटेंस ओवर द फॉर्म है। तो जो अकाउंटिंग चलती है आपकी, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं सारे, वो आपके सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे चलते हैं। ठीक है, आप किसी भी स्टैंडर्ड में बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि ये सब्सटेंस क्या है। स्टैंडर्ड आपसे लीगल फॉर्म पे बात ही नहीं करता, स्टैंडर्ड बात करता है सब्सटेंस पे। ठीक है जी, तो यही यहाँ पे बात कर रहा है, कहता है वेयर द लीज is a finance lease or an operating lease depends on the substance of the transactions rather than on the legal form. कॉन्ट्रैक्ट तो आपने ये कहा था कि 10 साल की लीज है भाई, ठीक है ले जाओ, 10 साल के बाद एसेट वापस कर देना, तो मेरा एसेट है। लेकिन हकीकत क्या है कि 10 साल के बाद इस एसेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस एसेट की लाइफ ही 10 साल है, 10 साल के बाद ये कचरे में फेंका जाएगा। तो उसके बेसिस से आप कहेंगे कि यार ये जो लीज है ये फाइनेंस लीज है, ये ऑपरेटिंग लीज नहीं है, बेशक एसेट मुझे मिल जाना लेकिन वो मेरे यूजलेस है, मुझे ला के उसको डस्टबिन में फेंक देना। तो हम इसको फाइनेंस लीज बोलेंगे, इसको ऑपरेटिंग लीज नहीं बोलेंगे। The legal form of the finance lease is that the lessor is the legal owner of the underlying assets. The economic substance of the finance lease is that the lessee has all the benefits and costs associated with the ownership of the assets. The finance lease is the same position of it as it would have been it is had borrowed money to buy the asset itself. That is why such leases are called finance lease. They provide finance for the use of an assets. अच्छा, ये एक टर्म आ रही है सब्सटेंस सब्सटेंसिव टेप्यूशियल राइट्स, वो मैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है कि मैंने गाड़ी रेंट पे ली, उसने मुझे कहा यार जब मुझे जरूरत पड़ेगी गाड़ी दे जाना, मुझसे दूसरी गाड़ी ले जाना, फिर जब गाड़ी वापस आ जाएगी मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे उसके बाद एक सब्सटीट्यूट करता है राइट्स, वो सब्सटीट्यूट राइट्स और अपने पास रखे हुए हैं कि जब चाहेगा मुझे फोन करेगा यार ये होंडा स्विक दे जाओ, मुझसे जो है वो आप जो है वो एक लग्जरी गाड़ी ले जाओ आके। तो आप मुझे तो फायदा हो रहा है, मैं कहा यार बड़ा मजा आएगा, चलो 2 दिन जो है अच्छी अच्छी गाड़ी चला लेंगे उसी उसी रेंटल में। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि यार जब अगर आपका लैंडलॉर्ड जो जो जिन्हें आपको गाड़ी किराए पे दी है वो इस तरह के राइट्स अपने पास रखता है, तो इस तरह के राइट्स जो होते हैं उसको बोलते हैं ये सब्स्टिट्यूट राइट्स। इस राइट्स पे क्या होगा, वो कहता है इस राइट्स पे ये होगा कि ये आपकी लीज मानी नहीं जाएगी। अगर इस तरह के राइट्स वो अपने पास रख लेता है लैंडलॉर्ड, तो वो कहता है कि ये राइट्स जो है ये राइट्स क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये लीज है ही नहीं, ये स्टैंडर्ड आईएफआरएस 16 पे लगेगा ही नहीं। कहता है जरा एबीसी एंटर 5 years कॉन्ट्रैक्ट with the fridge carrier XYZ to transport a specified quantity of goods. XYZ user rare cars to a particular specifications the and has a large pool of similar rare cars that can be used to fulfill the requirement of the contract. वो कहता है कि यार ये गाड़ी ले जाओ, तो उसको मैं क्या करूंगा, मैं दूसरी गाड़ी भी है, कभी की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको प्लेस करके दे दूंगा। The rail car and engines are stored in XYZ premises when they are not being used to transfer goods. Cost associated with substituting the rail cars is वो कहता है आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो बिल्कुल माइनर सी है, तो मैं जब दिल चाहेगा मैं आपको रिप्लेस करके दूसरा दे दूंगा। In this case, because rail cars are stored in XYZ premises, it has a large pool of similar rail cars and substitution cost a minimum of the benefit of XYZ by substituting the rail cars would exceed the cost of substituting the rail cars. Therefore, XYZ substitute rights are substances and arrangement does not contain a lease. वो कहता भी लीज ही नहीं है, ठीक है ना जी। तो ये बड़ा जरूरी है, आप देखा अगर आपका सब्सटीट्यूशन राइट्स उसने पे रखे हुए हैं लैंडलॉर्ड ने अपने पास, वो किसी टाइम भी जो है आप गाड़ी की सब्सटीट्यूट कर सकता है, तो वो इस पे स्टैंडर्ड आईएफआरएस 16 लगने वाला नहीं है, इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन राइट्स। अब फाइनेंस लीज को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? At the inception of contract, the entity shall assess whether the contract is or contain a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the rights to control the assets of an identified assets for a period of time. वो कहता है कि with the consideration, वो कहता है देखिए जी क्या क्या चीजें जिसको वो कहता है कि at the inception of the lease, inception आपने क्या किया कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है जी। और कॉन्ट्रैक्ट की खूबी क्या होनी चाहिए कि उसमें क्या होना चाहिए कि उसके पास राइट ऑफ यूज कंट्रोल आना चाहिए, आइडेंटिफाइबल एसेट्स होने चाहिए, एक टाइम पीरियड होना चाहिए और उसमें आपको कैश मिलना चाहिए। ये सब चीजें जब तक नहीं आएंगी तब तक वो लीज नहीं बनेगी।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था आई कैप का एक, उसमें उसने बात की थी, हमने शायद सॉल्व भी किया था पीछे। उसने क्या कहा था, वो आउटपुट थी उसकी, वो आउटपुट जो है आप जो है वो सेल कर रहे हैं, या आउटपुट जो है वो आप लीज पे दे रहे हैं। तो वहां पे जो है वो लीज नहीं लगेगी, वो कहता है वहां पे लीज कब लगेगी, जब वो आइडेंटिफाई एसेट्स आएगा। ठीक है, जो एसेट जो है उस वो बहुत जरूरी है। लीज के जो डेफिनेशन हैं उसके अंदर कहता है कि आप आइडेंटिफाइड एसेट जो है उसको लीज करेंगे, आप कंपनी अपनी आउटपुट नहीं करेगी लीज। ठीक है, तो ये उसकी लीज की मेन डेफिनेशन है कि इसके अंदर आपके एलिमेंट्स क्या क्या है, राइट ऑफ यूज होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आइडेंटिफाई एसेट्स होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए, और उसमें आपको कैश मिलना चाहिए। 5 चीजें मिलेंगी तो तभी आप कहेंगे ये आपकी लीज है। एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशंस, individuals or combination would normally lead to the lease being classified as finances are the lease the lease transfer ownership of the underlying assets of the lessee at the end of, आपके पास ownership आ जाए at the end of the lessee के पास ownership आ जाए तो हम कहेंगे finance lease है। The lease has the option to purchase, तो purchase option आ जाए हम कहेंगे ये lease है। The lease term is the major part, अब उसके assets की लाइफ ही 10 साल है और हम उसको 20 साल के लिए लीज कर दिया है, तो हम कहेंगे जनाब इकोनॉमिक लाइफ 10 साल की थी उसकी, 10 साल के बाद एसेट जीरो हो गया है, तो ये फाइनेंस लीज है। एट द इंसेप्शन देयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट जो है वो सब्सटेंशियली इक्वल है उसके फेयर वैल्यू की, जो आज जो प्रेजेंट वैल्यू है वही उसकी उसकी फेयर वैल्यू है, तो हम कहेंगे ये फाइनेंस लीज है। द अंडरलाइंग एसेट इज सच स्पेसिफाइड नेचर दैट ओनली द लेसी कैन यूज द, वो एसिड ऐसा है कि उसको और यूज ही नहीं कर सकता, जब ऐसे ही यूज कर सकता है तो हम कहेंगे ये आपकी फाइनेंस लीज है। इंडिकेटर सेशन इंक्लूडिंग combinations could also be lead to the lease of the classified finance। कुछ और इंडिकेटर क्या है, if the lessee can cancel the lease, the lesser losses associated with the cancellation are bound by the lessee। वो कहता है लीज लेसी जब कैंसिल करेगा तो जो एक्सपेंस जो जो उसका लॉस होगा वो कौन बेयर करेगा, वो लेसी बेयर करेगा, तो हम कहेंगे ये आपकी फाइनेंस लीज है। Gain or losses from the fluctuation in the fair value of the residual occurs to the lessee, तो जो जब उसकी रेजिड वैल्यू है उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, लेसी को मिलेगा। और द लेसी हैज द एबिलिटी टू कंटिन्यू द लीज फॉर सेकेंडरी पीरियड, तो उसको एक्सटेंडेबल पीरियड उसका अवेलेबल है, तो हम कहेंगे कि जनाब की आपकी फाइनेंस लीज है। In all these situations, if it can normally be calculated that substantially all the risk and rewards incidental ownership are transferred to the lessee, these indicators are not always conclusive. Classification should always be based on the substance ऑफ द एग्रीमेंट टेकन इनटू अकाउंट। तो वो कहता है सब्सटेंस भी आप करेंगे, ये आपके इंडिकेशंस हैं ठीक है, लेकिन कभी कभी आप इसको डेविएट भी कर सकते हैं। लीजेस आर क्लासिफाइड एट द इंसेप्शन ऑफ लीज, sometimes the lessee and the lessor agree to change the provision of the lease, and the changes might be of a sort that would have a change in the lease classification if the new term have been effected at the inception of the lease. In these cases, the revised agreement is regarded as new agreement over the lease term। वो कहता है बीच में आप जाके लीज की टर्म चेंज कर दें, तो इनिशियली आपने ऑपरेटिंग लीज दी हुई है लेकिन बाद में 30 साल बाद आपने उसकी टर्म कंडीशन चेंज कर दी और आपने कहा तो फाइनेंस लीज हो गई थी, तो वो कहता है आप क्या करें, आप इसको जो है नया कॉन्टेक्ट तस्वर करें, पिछले कॉन्टेक्ट छोड़े और नया कॉन्टेक्ट चलाएं। However, change is estimated, for example, change in the estimate of the economic life of the assets, the change in circumstances, for example, default by the lessee, do not rise a new classification of lease or accounting। वो कहता है अगर कुछ बाय नेचर चीज हो गई है तो उसको आप जो है उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। The following flow charts may assist that it is making assessment whether the contract is a container lease। तो फ्लो चार्ट उसने बनाया हुआ जी, फ्लो चार्ट क्या है, ये इसका फ्लो चार्ट है। कहता जनाब अब देखें जी क्या है, आप कहता देयर इज आइडेंटिफाई एसेट्स, क्या आपके पास आइडेंटिफाई एसेट्स है, ठीक है जी, आपने कहा नहीं है, नहीं है तो फिर वो आपकी लीज भी नहीं है, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ, तो वो कहता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपका है ये लीज नहीं है। अगर आपके पास आइडेंटिफाई एसेट्स नहीं है तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आपका लीज भी नहीं है। ठीक हो गया जी। उसके बाद कहता है जी यस, अगर यस है आपका एसेट जो है वो आइडेंटिफाई एसेट्स आपके पास है, तो फिर आप क्या करेंगे,
Does the customer have the right to obtain substantial all the economic benefits from the use of the asset throughout the use of it? तो आप जो substantially तमाम benefits आप उसको ले सकते हैं, अगर नहीं ले सकते तो फिर आपकी लीज नहीं है। अगर आप ले सकते हैं तमाम बेनिफिट तो फिर क्या करेगा, फिर आप ये देखेंगे वो बेनिफिट कौन लेगा। Does the customer, supplier or the another party has a right to direct the use of the asset? तो डायरेक्शन किसके पास है, तो हमने देख रहा है कि डायरेक्शन किसके पास है, and for what purpose the asset is used throughout the period। अब आप कहते हैं कि अगर ये चीज नंबर वन कस्टमर के पास है तो ये लीज है, अगर ये सप्लायर के पास है तो फिर ये लीज नहीं है। ठीक है जी। आपने क्या कहा, आपने कहा कि एक एसेट है, एक आइडेंटिफाई एसेट है, ठीक है जी, उसका सब्सटेंशियली और द रिस्क एंड रिवार्ड्स कौन लेगा, तो मैंने कहा ये कस्टमर लेगा, अगर कस्टमर लेगा तो वो कहता लीज है, लेकिन मैंने कहा नहीं तो सप्लायर लेगा, अगर सप्लायर लेगा तो लीज नहीं है। मैंने कहा कोई भी नहीं लेगा, दोनों में से कोई भी नहीं लेगा, बल्कि क्या होगा, ये प्री डिटर्मिन्ड है, एट द इनिशियली हमने डिसाइड कर दिया है कि इसको कैसे यूज करना है, ना इसकी डायरेक्शन जो है वो कस्टमर देगा, ना इसकी डायरेक्शन जो है वो सप्लायर देगा, इसकी डायरेक्शन हमने आज डिसाइड कर दी कि इसको कैसे डायरेक्ट करना है। हमने जब इसको डिसाइड कर दिया इसको डायरेक्ट कैसे करना है, तो उसकी बेसिस अब पे तो हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो हम क्या देखेंगे, अब हमने डिसाइड जो किया है डायरेक्ट कैसे करना है, उसको ऑपरेट कौन कर रहा है। अब उसको ऑपरेट जो कर रहा है, अगर उसको ऑपरेट कस्टमर कर रहा है तो फिर ये फाइनेंस लीज है, अगर ऑपरेट उसको सप्लायर कर रहा है तो ये आपकी ऑपरेटिंग लीज है। ठीक है जी। वो कैसे है, इफ द कस्टमर्स हैव द राइट्स टू ऑपरेट द एसेट थ्रू आउट द पीरियड विदाउट सप्लायर हैविंग द राइट्स टू चेंज द ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, तो फिर आपका क्या है, ये फाइनेंस लीज है। अगर नहीं है तो एक चीज और देख लें आप, वो क्या चीज देख लें, डिड द कस्टमर डिजाइन द एसेट्स इन अ वे दैट predetermines how and for what purpose the assets will be used throughout the period। यस है तो ठीक है, लीज है, नहीं है तो फिर ये आपका। अब हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। हुआ ये कि मैंने एक एसेट लिया, सब्सटेंशियली ऑल द राइट्स एंड वार्ड्स मेरे पास हैं। अब इसमें दो चीजें होती हैं एसेट्स में, एक क्या होती है, एक उसकी डायरेक्शन होती है, एक उसकी ऑपरेशन होती है। इसको थोड़ा समझ लें, वो क्या डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन क्या है कि मैंने गाड़ी ली, गाड़ी मैंने ली और गाड़ी में ड्राइवर ले ली। अब वो क्या है, गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर चला रहा है, तो मैं इसको देख कर रहा हूँ, मैं इसको कहता हूँ यार तुम ऐसा करो, गाड़ी को लाहौर ले चलो, गाड़ी को कराची ले चलो, गाड़ी को पेशावर ले चलो, गाड़ी को इस्लामाबाद ले चलो। तो ये डायरेक्शन है। तो मैं उस ड्राइवर को देख कर रहा हूँ, ऑपरेट ड्राइवर कर रहा है, ऑपरेशन ड्राइवर के पास है, ऑपरेशन जो है वो लैंडलॉर्ड के पास है, सप्लायर के पास है, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो मेरे पास है। तो यहाँ पे जो है, जो कस्टमर है वो कहेगा ये फाइनेंस लीज है, ये लीज है। लेकिन अगर डायरेक्शन पहले से जो है डिसाइड है, डिसाइड किया है, उसको पता है कि ये गाड़ी जो है सुबह इस्लामाबाद जानी, शाम को वापस आनी, सुबह जानी शाम को, ये डायरेक्शन फिक्स है, डेली उसने ये काम करना है। तो अब मैं ये देखूंगा उसको ऑपरेट कौन कर रहा है। अब अगर उसने ड्राइवर भी दिया हुआ है तो वो ऑपरेट कर रहा है, तो ये लीज नहीं है। लेकिन ड्राइवर अगर मैं खुद चला रहा हूँ उसको, लेकिन सेक्शन मेरे पास है कि यार सुबह लेके जाऊंगा, शाम को वापस लाऊंगा, सुबह लेके जाऊंगा, शाम को लेके आऊंगा, मैं कर तो वही रहा हूँ, सुबह शाम कर रहा हूँ, लेकिन ऑपरेट तो मैं कर रहा हूँ, ड्राइविंग तो मैं कर रहा हूँ। तो ऑपरेशन, उसके ऑपरेशन मेरे पास है, तो मैं कहूँगा ये एक जो है वो लीज है। ठीक है जी। तो ये डायरेक्शन और ऑपरेशन में फर्क है। जब आप देखेंगे पहले डायरेक्शन किसके पास है, अगर डायरेक्शन कस्टमर के पास है तो ये लीज है, अगर डायरेक्शन सप्लायर के पास है तो ये आपकी लीज नहीं है। लेकिन दोनों के में से किसी के पास डायरेक्शन नहीं है तो फिर हम देखेंगे यार डायरेक्शन तो पहले से डिसाइड थी कि इसको कैसे ड्राइव करना है, लेकिन इसको ऑपरेट कौन कर रहा है। अब यह अगर वो सप्लायर का जो है वो ड्राइवर इसको ऑपरेट कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि लीज नहीं है। अगर लेकिन जो कस्टमर जब खुद ऑपरेट कर रहा है तो फिर हम उसको कहेंगे आपकी लीज है। ठीक है जी। चलो जी, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं मेरे ख्याल से। तो आगे जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हम रिकॉर्ड कराएंगे नेक्स्ट सैटरडे को। तो कमेंट्री ऑफ द फाइनेंस लीज इंडिकेटर जो है, ये इंडिकेटर है थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारा, तो इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर पे। और इन बिटवीन जो है हम लोगों ने नया प्लान शुरू किया, मेरे जहन में ऐसी आइडिया आया कि जो है वो पास पेपर जो हैं उनके उनको भी रिकॉर्ड किए जाए और वो अपलोड किए जाए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से पहले जो है जो लेटेस्ट अटैम्प्ट है 2000 जून 2022 की, उसका जो है वो एक रिकॉर्डिंग करके जो है यूट्यूब पर की जाए इंशाल्लाह। तो उसके कुछ क्वेश्चन जो है हम जितने भी होंगे, मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, मैं शेयर भी करूँगा उसका लिंक्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अब हम मेरे साथ ज्वाइन करें तो उस लिंक के थ्रू, तो ताकि हम जो है पास पेपर जो है वो बैठ के करें। अदरवाइज उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो अभी जो है वो साइड बाय साइड जो ये लेक्चर तो चलते रहेंगे, इसके साथ साथ जो है मैं पास पेपर को भी कोशिश करूँगा। टाइम क्योंकि दिसंबर में अटैम्प्ट है आपकी,
तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि काफ़ी जो पास्ट पेपर्स हैं वो सॉल्व करके आपके लिए अवेलेबल की जाएँ, आपको चीज़ जो है वो समझ में आए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी। तो आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।